चैप्टर 10 असभ्य लोगों के हाथों में। टार्ज़न ने हिरन बारा या सुआ होटा की तलाश की, क्योंकि उसे संदेह था कि सभी जंगली जानवरों में से कोई भी श्वेत महिला को अधिक स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन यद्यपि उसके तीखे नथुने हमेशा सतर्क रहते थे, फिर भी वह उस शिकार की हल्की सी भी गंध के बिना बहुत दूर चला गया जिसे वह खोज रहा था। नदी के पास ही रहते हुए उसे उम्मीद थी कि बारा या होटा किसी पीने के स्थान पर आएंगे या वहां से निकलेंगे, लेकिन अंततः उसे वामाबो गांव की तेज गंध मिली और वह अपने वंशानुगत शत्रुओं गोमंगनी को एक अवांछित यात्रा देने के लिए हमेशा तैयार था, इसलिए वह एक चक्कर लगाता हुआ गांव के पीछे आ गया। एक पेड़ से जो कि बाड़ के ऊपर लटका हुआ था, उसने नीचे सड़क पर देखा जहां उसने तैयारियां होती देखी, जिसके बारे में उसके अनुभव से उसे पता चला कि यह उन भयावह दावतों में से एक के आने का संकेत था जिसका मुख्य आकर्षण मानव मांस है। टार्ज़न के मुख्य मनोरंजनों में से एक अश्वेतों को लुभाना था। उसे लगा कि उन्हें परेशान करके और डराकर उसे जंगल में मिलने वाले किसी भी अन्य मनोरंजन से ज्यादा मजा आता है। किसी तरह से उनके खाने को लूटना जिससे उनके दिलों में दहशत पैदा हो जाए, उसे सबसे ज्यादा खुशी देता था, और इसलिए उसने कैदी के ठिकाने के बारे में कुछ संकेत पाने के लिए अपनी आंखों से गांव की तलाशी ली। जिस पेड़ पर वह बैठा था, उसकी घनी पत्तियों ने उसका नज़ारा सीमित कर दिया था, और ताकि वह बेहतर नज़ारा पा सके, वह और ऊपर चढ़ गया और एक पतली शाखा पर सावधानी से आगे बढ़ा। वानरों के टार्ज़न के पास लकड़ी की ऐसी कला थी जो अद्भुत थी, लेकिन टार्ज़न की अद्भुत इंद्रियां भी अचूक नहीं थीं। जिस शाखा पर वह तने से बाहर की ओर निकला था, वह उन कई शाखाओं से छोटी नहीं थी जिन्होंने अनगिनत मौकों पर उसका वजन उठाया था। बाहर से यह मजबूत और स्वस्थ दिखाई देती थी और पूरी तरह से पत्तेदार थी। नहीं, टार्ज़न को पता था कि तने के पास एक बिल खोदने वाले कीड़े ने छाल के नीचे की ठोस लकड़ी का आधा हिस्सा खा लिया था, और इसलिए जब वह शाखा पर दूर एक बिंदु पर पहुंचा, तो वह बिना किसी चेतावनी के पेड़ के तने के करीब आ गई। उसके नीचे कोई बड़ी शाखाएं नहीं थीं जिन्हें वह पकड़ सकता था, और जैसे ही वह नीचे की ओर झुका, उसका पैर एक घुमावदार लता में फंस गया जिससे वह पूरी तरह पलट गया और गांव की सड़क के बीच में अपनी पीठ के बल नीचे गिर गया। टूटती शाखा और शाखाओं से गिरते शरीर की आवाज़ सुनकर चौंके हुए अश्वेत लोग हथियार लेने के लिए अपनी झोपड़ियों की ओर भागे, और जब उनमें से सबसे बहादुर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लगभग नग्न श्वेत व्यक्ति का स्थिर शरीर वहीं पड़ा हुआ है जहां वह गिरा था। इस तथ्य से हिम्मत मिली कि वह हिल नहीं रहा था। वे और करीब से देखने लगे, और जब उनकी आंखों ने पेड़ पर उसके जैसे किसी और व्यक्ति के होने का कोई संकेत नहीं देखा, तो वे आगे बढ़ गए जब तक कि एक दर्जन योद्धा उसके चारों ओर भाले लेकर खड़े नहीं हो गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि गिरने से उसकी मौत हो गई है, लेकिन करीब से जांच करने पर उन्हें पता चला कि वह आदमी केवल अचेत था। योद्धाओं में से एक उसके दिल में भाला घोंपने वाला था, लेकिन सरदार नुमाबो ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसे बांध दो, उसने कहा। आज रात हम खूब खाना खाएंगे। और इसलिए उन्होंने उसके हाथ पैर आंत की पट्टियों से बांध दिए और उसे झोपड़ी में ले गए जहां लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक उसके भाग्य का इंतजार कर रहा था। इस समय तक अंग्रेज के भी हाथ पैर बांध दिए गए थे, इस डर से कि कहीं आखिरी क्षण में वह भाग न जाए और उनके भोज को लूट न ले। झोपड़ी के चारों ओर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नए कैदी की एक झलक पाने की कोशिश में जमा हो गए थे, लेकिन नुमाबो ने प्रवेश द्वार के सामने पहरे को दोगुना कर दिया, इस डर से कि उसके कुछ लोग अपने जंगली आनंद के अतिरेक में दूसरों को मृत्यु नृत्य के आनंद से वंचित न कर दें, जो पीड़ितों की हत्या से पहले होगा। युवा अंग्रेज ने टार्ज़न के शरीर के पेड़ से जमीन पर गिरने की आवाज़ सुनी थी और उसके तुरंत बाद गांव में जो हलचल मची थी, और अब जब वह झोपड़ी की दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा था, तो उसने साथी कैदी को देखा जिसे अश्वेतों ने अंदर ले जाकर फर्श पर लिटा दिया था, और उसे आश्चर्य और करुणा की मिली जुली भावनाएं थीं। उसने महसूस किया कि उसने अपने सामने बेहोश व्यक्ति की तुलना में मर्दांगी का अधिक आदर्श नमूना कभी नहीं देखा था, और वह आश्चर्यचकित था कि किस दुखद परिस्थिति के कारण उस व्यक्ति को पकड़ा गया। ये स्पष्ट था कि नया कैदी खुद भी उतना ही बर्बर था जितना कि उसके बंदी बनाने वाले।
फिर भी ये भी उतना ही स्पष्ट था कि वह एक श्वेत व्यक्ति था और उसके सुडौल सिर और साफ सुथरे चेहरे से पता चलता था कि वह उन दुखी मूर्खों में से नहीं था जो सभ्य समुदायों के दिल में भी अक्सर बर्बरता पर उतर आते हैं। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसने तुरंत देखा कि उसकी पलकें हिल रही थीं। धीरे धीरे वे खुली और दोगरे आंखें खालीपन से इधर उधर देखने लगीं। होश में आने के साथ ही आंखों ने अपनी गहरी बुद्धि की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को अपना लिया और एक पल बाद, एक प्रयास के साथ, कैदी अपनी तरफ लुढ़क गया और खुद को एक बैठने की स्थिति में खींच लिया। वह अंग्रेज का सामना कर रहा था और जैसे ही उसकी आंखें बंधे हुए टखनों और दूसरे की पीठ के पीछे कसकर खींचे गए हाथों को देखती हैं, एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर चमकती है। उन्होंने कहा, वे आज रात अपना पेट भर लेंगे। अंग्रेज मुस्कुराया। उन्होंने जो हंगामा किया, उसने कहा, भिखारी बहुत भूखे होंगे। जब वे मुझे लाए थे तो वे मुझे जिंदा ही खा जाना चाहते थे। वे तुम्हें कैसे पकड़ पाए? टार्ज़न ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। यह मेरी अपनी गलती थी, उसने जवाब दिया। मैं खाए जाने के लायक हूँ। मैं एक ऐसी शाखा पर रेंगकर बाहर आया जो मेरा वजन सहन नहीं कर सकती थी और जब वह टूट गई तो अपने पैरों पर उतरने के बजाय मेरा पैर एक ट्रेल में फंस गया और मैं अपने सिर पर गिर गया। अन्यथा वे मुझे नहीं पकड़ते जिंदा। क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? अंग्रेज ने पूछा। मैं पहले भी उनसे बचकर निकल चुका हूँ, टार्ज़न ने जवाब दिया, और मैंने दूसरों को भी उनसे बचकर निकलते देखा है। मैंने एक आदमी को 1 दर्जन भालों के वार के बाद सूली से उतारकर ले जाते हुए देखा है। उसके शरीर में और उसके पैरों के पास आग जला दी गई थी। लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक कांप उठा। भगवान, उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझे इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं आग के विचार के अलावा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे शैतान की तरह नफरत होगी कि मैं आखिरी क्षण में शैतानों के सामने डर जाऊं। चिंता मत करो, टार्ज़न ने कहा। यह ज्यादा समय तक नहीं रहता और तुम डरोगे नहीं। ये वास्तव में जितना बुरा लगता है, उससे आधा भी नहीं है। बेहोश होने से पहले सिर्फ थोड़ी देर का दर्द होता है। मैंने इसे पहले भी कई बार देखा है। ये किसी और तरह से मरने जैसा ही है। हमें कभी न कभी तो मरना ही है। क्या फर्क पड़ता है कि यह आज रात हो, कल रात हो या 1 साल बाद, बस इतना ही कि हम जी सके और मैं जी सका। आपका दर्शन ठीक हो सकता है, बूढ़े शीर्ष युवा लेफ्टिनेंट ने कहा, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह बिल्कुल संतोषजनक है। टार्ज़न हंसा। यह लुढ़क जाओ, उसने कहा, जहां मैं अपने दांतों से तुम्हारे बंधन खोल सकता हूँ। अंग्रेज ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और कुछ ही देर में टार्ज़न अपने मजबूत सफ़ेद दांतों से बंधनों को खोलने लगा। उसने महसूस किया कि उसके प्रयासों के कारण बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। कुछ ही पल में वे अलग हो जाएंगे और फिर अंग्रेज के लिए टार्ज़न और खुद से बचे हुए बंधनों को निकालना तुलनात्मक रूप से आसान काम होगा। तभी एक पहरेदार झोपड़ी में दाखिल हुआ। एक पल में उसने देखा कि नया कैदी क्या कर रहा था और उसने अपना भाला उठाकर बंदर आदमी के सिर पर भाले से जोरदार वार किया। फिर उसने दूसरे पहरेदारों को बुलाया और वे सब मिलकर उन बदकिस्मत लोगों पर टूट पड़े, उन्हें लात घूंसों से पीटने लगे और बेरहमी से पीटने लगे, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेज को पहले से ज्यादा मजबूती से बांध दिया और दोनों लोगों को झोपड़ी के विपरीत दिशा में बांध दिया। जब वे चले गए तो टार्ज़न ने अपने साथी को दुखी देखा। उन्होंने कहा, जब तक जीवन है, तब तक आशा भी है, लेकिन इस प्राचीन सत्य को दोहराते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक ने दूसरे की मुस्कान का जवाब दिया। मुझे लगता है, उन्होंने कहा, हमारे पास दोनों की कमी हो रही है। अब रात के खाने का समय करीब आ गया होगा। जू टैगो लाट जनजाति के संतुलन से दूर अकेले शिकार करता था, जो एक बड़ा वानर था। जू टैग बड़ी गर्दन वाला एक युवा बैल था, लेकिन हाल ही में वयस्क हुआ था। वह बड़ा, शक्तिशाली और क्रूर था और साथ ही साथ अपनी प्रजाति के औसत से कहीं ज्यादा बुद्धिमान था, जैसा कि उसके भरे हुए और कम पीछे हटने वाले माथे से पता चलता था।
गोलेच ने पहले ही इस युवा वानर को अपने राजत्व के लिए एक संभावित दावेदार के रूप में देखा था और परिणामस्वरूप बूढ़ा बैल ज़ूटैग को ईर्ष्या और नापसंदगी से देखता था। संभवतः इसी कारण से, किसी और कारण से ज़ूटैग अक्सर अकेले शिकार करता था, लेकिन यह उसकी निडरता ही थी जिसने उसे उस सुरक्षा से दूर दूर तक भटकने की अनुमति दी जो संख्या बड़े वानरों को देती थी। इस आदत का एक परिणाम ये हुआ कि उसकी संसाधनशीलता में बहुत वृद्धि हुई, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता और अवलोकन की शक्ति में लगातार वृद्धि हुई। आज वह दक्षिण की ओर शिकार करने गया था और नदी के किनारे उस रास्ते से लौट रहा था जिस पर वह अक्सर जाता था, क्योंकि यह रास्ता गोमांगनी के गांव से होकर जाता था, जिसकी अजीबोगरीब और लगभग बंदर जैसी हरकतें और जीने के अनोखे तरीके ने उसकी दिलचस्पी और जिज्ञासा जगा दी थी। जैसा कि उसने अन्य अवसरों पर किया था, उसने एक पेड़ पर अपना स्थान ग्रहण किया जहां से वह गांव के अंदरूनी हिस्से को देख सकता था और नीचे सड़क पर अश्वेतों को उनके काम करते हुए देख सकता था। ज़ूटैग ने अभी अपने पेड़ पर खुद को स्थापित ही किया था कि अश्वेतों के साथ वह एक अन्य जंगली दैत्य की शाखाओं से टार्ज़न के शरीर के टकराकर बाड़ के भीतर जमीन पर गिरने से चौंक गया। उसने देखा कि नीग्रो लोग उस मृत शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और बाद में उसे झोपड़ी में ले गए, और एक बार वह अपनी पूरी ऊंचाई पर उस शाखा पर खड़ा हो गया जहां वह बैठा था और उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और एक क्रूर विरोध और चुनौती की चीख निकाली, क्योंकि उसने भूरी चमड़ी वाले तारमंगनी में उस अजीब सफ़ेद बंदर को पहचान लिया था जो 1 या 2 रात पहले उनके डम के बीच में उनके बीच आया था, और जिसने इतनी आसानी से उनमें से सबसे बड़े को वश में करके इस खूंखार युवा बैल का जंगली सम्मान और प्रशंसा जीत ली थी। लेकिन ज़ूटैग की क्रूरता एक निश्चित देशी चालाकी और सावधानी से कम हो गई थी। विरोध जताने से पहले उसके मन में यह विचार आया कि वो इस अद्भुत सफ़ेद बंदर को आम दुश्मन गोमंगनी से बचाना चाहता है, और इसलिए उसने कोई चुनौती नहीं दी। बुद्धिमानी से ये तय किया कि मांसपेशियों और नुकीले दांतों के बल से ज़्यादा गोपनीयता और छिपकर काम किया जा सकता है। पहले तो उसने सोचा कि अकेले ही गांव में घुसकर तारमंगनी को ले जाए, लेकिन जब उसने देखा कि योद्धाओं की संख्या कितनी है और उनमें से कई उस मांद के द्वार के ठीक सामने बैठे हैं जिसमें कैदी को ले जाया गया था, तो उसे लगा कि यह काम एक व्यक्ति का नहीं, अनेक लोगों का है, और इसलिए जैसे वह चुपचाप आया था वैसे ही वह उत्तर की ओर झाड़ियों के बीच से खिसक गया। जनजाति अभी भी उस जगह पर घूम रही थी जहां टार्ज़न और बर्था किर्चर ने झोपड़ी बनाई थी। कुछ लोग जंगल के किनारे पर भोजन की तलाश में थे, जबकि अन्य लोग खुले मैदान में पेड़ों की छाया के नीचे बैठे थे। लड़की झोपड़ी से बाहर आ चुकी थी, उसके आंसू सूख चुके थे और वह दक्षिण की ओर जंगल की ओर उत्सुकता से देख रही थी, जहां टार्ज़न गायब हो गया था। कभी कभी वह अपने आसपास के विशाल झबरा मानवरूपियों की ओर संदिग्ध निगाहें डालती थी। उन विशाल जानवरों में से किसी एक के लिए बोमा में घुसकर उसे मार डालना कितना आसान होगा। वो कितनी असहाय थी, गोरे आदमी द्वारा छोड़े गए भाले के साथ भी। उसने महसूस किया जब उसने 1000वीं बार देखा कि विशाल कंधे, बैल की गर्दन और चमकदार कोट के नीचे बड़ी मांसपेशियां इतनी आसानी से फिसल रही थीं। उसने सोचा, उसने कभी भी क्रूर शक्ति के ऐसे अवतार नहीं देखे थे जैसा कि इन शक्तिशाली बैलों द्वारा दर्शाया गया था। वे विशाल हाथ उसके व्यर्थ भाले को ऐसे तोड़ देंगे जैसे वह माचिस को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती है, जबकि उनका हल्का सा वार उसे अचेत कर सकता है और मौत के घाट उतार सकता है। जब वह इन निराशाजनक विचारों में डूबी हुई थी, तभी अचानक दक्षिण की ओर पेड़ों के बीच से एक शक्तिशाली युवा बैल की आकृति उतरी। उस समय बर्था किर्चर को सभी वानर एक जैसे लग रहे थे, और कुछ समय बाद ही उसे एहसास हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे और आकृति की व्यक्तिगत विशेषताओं में एक दूसरे से अलग है, जैसा कि मानव जाति के व्यक्तियों में होता है। फिर भी तब भी वह इस विशाल जानवर की अद्भुत ताकत और चपलता को देखे बिना नहीं रह सकी, और जब वो उसके पास आया तो उसने पाया कि वो उसके भारी, काले, चांदी के रंग के कोट की चमक की प्रशंसा कर रही थी। ये स्पष्ट था कि नवागंतुक दबी हुई उत्तेजना से भरा हुआ था। उसका व्यवहार और आचरण दूर से ही यह बता रहा था, और यह केवल लड़की ही नहीं थी जिसने इसे देखा, क्योंकि जब उन्होंने उसे आते देखा तो बहुत से वानर उठे और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, अपने स्वभाव के अनुसार क्रोध और गुर्राहट के साथ।
गोलट भी उनमें से एक था, और वह अपनी गर्दन और रीढ़ के नीचे के बालों को सीधा करके धीमी आवाज में गुर्राहट करते हुए और अपने लड़ाकू नुकीले दांतों को दिखाते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि कौन बता सकता था कि ज़ूटैग शांति से आया है या नहीं। बूढ़े राजा ने अपने दिनों में अन्य युवा वानरों को अपने सरदार से राजपद छीनने के अचानक संकल्प से भरे हुए इसी तरह आते देखा था। उसने जंगल से अचानक इस तरह से पागल हो रहे बैलों को जनजाति के सदस्यों पर टूटते देखा था, और इसलिए गोलट ने कोई जोखिम नहीं उठाया। अगर ज़ूटैग आलस से, जैसे वह आया था, वैसे ही खाता हुआ आता, तो शायद वह जनजाति में बिना किसी नोटिस या संदेह के प्रवेश कर जाता, लेकिन जब कोई इस तरह अचानक आता है, जाहिर तौर पर किसी असामान्य भावना से भरा हुआ, तो सभी वानरों को सावधान रहना चाहिए। पहले कुछ हद तक चक्कर लगाना, गुर्राना और सूंघना, अकड़ते पैर और अकड़ते बाल थे, इससे पहले कि दोनों पक्षों को पता चले कि दूसरे का हमला करने का कोई इरादा नहीं है। और फिर ज़ूटैग ने गोलाट को बताया कि उसने गोमंगनी की मांदों में क्या देखा था। गोलाट ने घृणा से गुर्राहट के साथ मुंह फेर लिया और कहा, सफेद बंदर को अपना ख्याल खुद रखने दो। वह एक महान वानर है, ज़ूटैग ने कहा। वह गोलाट जनजाति के साथ शांति से रहने आया है। चलो हम उसे गोमंगनी से बचाते हैं। गोलाट ने फिर से घुरघुराहट की और दूर जाने लगा। ज़ूटैग अकेले ही जाएगा और उसे पकड़ लाएगा, युवा बंदर चिल्लाया, अगर गोलाट गोमंगनी से डरता है। राजा बंदर गुस्से में घूम गया, जोर से गुर्राया और अपनी छाती पीटने लगा। गोलाट डरता नहीं है, वह चिल्लाया, लेकिन वह नहीं जाएगा, क्योंकि सफ़ेद बंदर उसके कबीले का नहीं है। अगर तुम सफ़ेद बंदर को बचाना चाहते हो तो तुम खुद जाओ और तारमंगनी की मादा को अपने साथ ले जाओ। ज़ूटैग जाएगा, छोटे बैल ने उत्तर दिया, और वह तरमांगनी की मादा और गोलाट के सभी बैलों को ले जाएगा जो कायर नहीं है। और ऐसा कहते हुए उसने अन्य वानरों की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ज़ूटैग के साथ गोमांगनी से लड़ने और हमारे भाई को लाने के लिए कौन जाएगा, उसने पूछा। अपनी पूरी शक्ति में 8 युवा बैल ज़ूटैग की ओर बढ़े, लेकिन कई वर्षों की रूढ़िवादिता और सावधानी को अपने कंधों पर लिए हुए बूढ़े बैलों ने अपना सिर हिलाया और गोलाट के पीछे धीरे धीरे चलते हुए चले गए। अच्छा, ज़ूटैग चिल्लाया, हम नहीं चाहते कि कोई बूढ़ी औरत हमारे साथ गोमांगनी से लड़ने जाए, क्योंकि यह काम तो कबीले के लड़ाकों का है। बूढ़े बैलों ने उसके घमंड भरे शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो 8 लोग उसके साथ जाने के लिए स्वेच्छा से आए थे, वे इतने आत्मगर्व से भरे हुए थे कि वे घमंड से अपनी छाती पीटते हुए, अपने विषदंत दिखाते हुए और भयंकर ललकारते हुए खड़े रहे, जब तक कि जंगल उस भयंकर ध्वनि से गूंज न उठा। इस पूरे समय बर्था किर्चा एक विस्फारित और भयभीत दर्शक बनी रही, क्योंकि उसे लगता था कि यह इन डरावने जानवरों के बीच एक भयानक लड़ाई में ही समाप्त हो सकता है। और जब ज़ूटैग और उसके अनुयायियों ने अपनी भयावह चुनौती के साथ चीखना शुरू किया, तो लड़की ने खुद को भय से कांपते हुए पाया, क्योंकि जंगल की सभी ध्वनियों में से कोई भी ध्वनि उस विशाल वानर की आवाज़ से अधिक भयभीत करने वाली नहीं थी, जब वह अपनी चुनौती जारी करता है या अपनी विजय की चीख निकालता है। अगर वह पहले भी डरी हुई थी, तो अब वह डर के मारे लगभग स्तब्ध हो गई थी, क्योंकि उसने ज़ूटैग और उसके वानरों को बोमा की ओर मुड़ते और उसके पास आते देखा। एक बिल्ली की तरह फुर्ती से ज़ूटैग पूरी तरह से सुरक्षा दीवार को पार करके उसके सामने खड़ा हो गया। बहादुरी से उसने अपना भाला उसके सामने रखा और उसे उसकी छाती पर तान दिया। उसने बड़बड़ाना और इशारे करना शुरू कर दिया, और मानवरूपियों के तौर तरीकों से अपनी कम जानकारी के बावजूद उसने महसूस किया कि वो उसे डरा नहीं रहा था, क्योंकि लड़ाई के नुकीले दांत बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिख रहे थे और उसका पूरा हाव भाव और रवैया किसी जटिल समस्या को समझाने या किसी उचित कारण की पैरवी करने वाले व्यक्ति जैसा था। अंत में वह स्पष्ट रूप से अधीर हो गया, क्योंकि उसने एक बड़े पंजे की झट से उसके हाथ से भाला छीन लिया और पास आकर उसके हाथ को पकड़ लिया, लेकिन जोर से नहीं। वह डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन फिर भी उसके भीतर कोई भावना उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस विशाल जानवर से कोई खतरा नहीं है। ज़ूटैग ने जोर से बड़बड़ाते हुए बार बार जंगल की ओर दक्षिण की ओर इशारा किया और बोमा की ओर बढ़ते हुए लड़की को अपने साथ खींच लिया।
वो उसे कुछ समझाने के अपने प्रयासों में लगभग उन्मत्त लग रहा था। उसने बोमा की ओर, खुद की ओर और फिर जंगल की ओर इशारा किया और फिर आखिरकार जैसे कि अचानक प्रेरणा से वह नीचे पहुंचा और भाले को पकड़ लिया, बार बार अपनी तर्जनी से उसे छुआ और फिर से दक्षिण की ओर इशारा किया। अचानक लड़की को एहसास हुआ कि बंदर उसे जो समझाने की कोशिश कर रहा था वह किसी तरह से उस गोरे आदमी से संबंधित था जिसकी संपत्ति वे उसे समझते थे। संभवतः उसका भयानक रक्षक मुसीबत में था और इस विचार को दृढ़ता से स्थापित करने के बाद वह अब पीछे नहीं हटी बल्कि आगे बढ़ने लगी जैसे कि युवा बैल का साथ दे रही हो। बोमा में उस बिंदु पर जहां टार्जन ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था, उसने कांटेदार झाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया और जब जू टैग ने देखा कि वह क्या कर रही थी तो वह गिर पड़ा और उसकी सहायता की ताकि जल्द ही उन्हें बोमा के माध्यम से एक रास्ता मिल जाए जिससे वह बड़े बंदर के साथ निकल जाए। जू टैग और उसके 8 वानरों ने तुरंत जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, इतनी तेजी से कि बर्था किरचर को उनके साथ चलने के लिए पूरी गति से दौड़ना पड़ता। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकती और इसलिए उसे पीछे रहना पड़ा, जिससे जू टैग को बहुत चिढ़ हुई, जो लगातार पीछे की ओर दौड़ता रहा और उसे और तेज चलने के लिए उकसाता रहा। एक बार उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचने की कोशिश की। उसके विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जानवर को पता नहीं था कि वे विरोध कर रहे थे और न ही उसने तब तक रोका जब तक कि उसका पैर किसी उलझी हुई घास में नहीं फंस गया और वह जमीन पर गिर गई। तब जू टैग वास्तव में क्रोधित हो गया और भयानक रूप से गुर्राया। उसके वानरों ने जंगल के किनारे उसका इंतजार किया कि वह उन्हें ले जाए। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह बेचारी कमज़ोर उनके साथ नहीं चल सकती और अगर वे उसकी धीमी गति से चलते रहे तो वे तरमांगनी की सहायता करने में बहुत देर कर सकते हैं, और इसलिए बिना किसी देरी के विशालकाय मानव ने बर्था किरचर को जमीन से उठाया और उसे अपनी पीठ पर झुलाया। उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर थीं और इस स्थिति में उसने अपने एक बड़े पंजे में उसकी कलाइयों को जकड़ लिया ताकि वह गिर न सके और वह तेजी से अपने साथियों के साथ जा मिला। उसने घुड़सवारी के लिए ऐसे कपड़े पहने थे जैसे कि उसके गले में उलझने वाली कोई स्कट न हो जो उसे झाड़ियों में फंसा दे। उसने जल्दी ही पाया कि वह शक्तिशाली बैल की पीठ से कसकर चिपक सकती है और जब एक क्षण बाद वह पेड़ों की निचली शाखाओं पर चढ़ गया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भयभीत होकर उससे चिपक गई कि कहीं वह नीचे जमीन पर न गिर जाए। 9 महान वानरों के साथ आदिम वन में की गई वह यात्रा बर्था किरचर की स्मृति में जीवन पर्यंत जीवित रहेगी, जैसा कि इसके मंचन के समय स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। भय की पहली तीव्र लहर के गुजर जाने के बाद वह अंततः अपनी आंखें खोलने और अपने आसपास के वातावरण को अधिक रुचि के साथ देखने में सक्षम हुई और शीघ्र ही भय की अनुभूति धीरे धीरे उसके अंदर से समाप्त हो गई तथा उसकी जगह तुलनात्मक सुरक्षा की अनुभूति ने ले ली। जब उसने देखा कि ये विशाल जानवर किस सहजता और निश्चितता के साथ पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, और बाद में युवा बैल के प्रति उसकी प्रशंसा और बढ़ गई, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि उसके अतिरिक्त भार के साथ भी वह अपने भारमुक्त साथियों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसमें थकान के कोई लक्षण नहीं थे। जू टैग ने एक बार भी रुककर नहीं देखा जब तक कि वह अपने पैतृक गांव से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की शाखाओं के बीच नहीं रुक गया। वे बाड़ के भीतर जीवन की आवाज़ें सुन सकते थे, नीग्रो की हंसी और चिल्लाहट और कुत्तों का भौंकना, और पत्तियों के बीच से लड़की को उस गांव की झलक दिखाई दे रही थी जहां से वह हाल ही में भागी थी। वो उस गांव में वापस लौटने और फिर से कब्जा किए जाने की संभावना के बारे में सोचकर कांप उठी और उसे आश्चर्य हुआ कि जू टैग उसे यहाँ क्यों लाया है। अब वानर एक बार फिर धीरे धीरे और बहुत सावधानी से आगे बढ़े, पेड़ों के बीच से उतनी ही शांति से जैसे गिलहरियां आगे बढ़ रही थीं, जब तक कि वे एक ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच गए जहां से वे आसानी से बाड़ और नीचे गांव की सड़क को देख सकते थे। जू टैग पेड़ की टहनी के पास एक बड़ी शाखा पर बैठ गया और अपनी गर्दन से लड़की की बाहें ढीली करके उसने संकेत दिया कि उसे अपने लिए एक जगह ढूंढनी है, और जब उसने ऐसा किया तो वह उसकी ओर मुड़ा और बार बार सड़क के दूसरी तरफ नीचे एक झोपड़ी के खुले दरवाजे की ओर इशारा किया।
विभिन्न इशारों से वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसे उसके विचार का बीज समझ में आ गया कि उसका गोरा आदमी वहां एक कैदी था। उनके नीचे एक झोपड़ी की छत थी जिस पर वह आसानी से गिर सकती थी, लेकिन गांव में प्रवेश करने के बाद वह क्या कर सकती थी, यह उसकी समझ से परे था। अंधेरा छाने लगा था और खाना पकाने के बर्तनों के नीचे आग जल चुकी थी। लड़की ने गांव की सड़क पर खूंटे और उसके आसपास लकड़ियों के ढेर देखे और अचानक उसे इन भयानक तैयारियों का अंदाजा हो गया। काश उसके पास कोई ऐसा हथियार होता जिससे उसे थोड़ी बहुत उम्मीद भी मिल जाती, अश्वेतों के खिलाफ थोड़ी बहुत बढ़त मिल जाती। तब वो उस आदमी को बचाने के लिए गांव में जाने से नहीं हिचकिचाती जिसने 3 अलग अलग मौकों पर उसे बचाया था। वह जानती थी कि वह उससे नफरत करता है और फिर भी उसके सीने में उसके प्रति अपने दायित्व की भावना जल रही थी। वो उसे समझ नहीं पा रही थी। उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा था जो एक साथ इतना विरोधाभासी और भरोसेमंद हो। अपने कई तरीकों से वह उन जानवरों से ज्यादा क्रूर था जिनके साथ वह जुड़ा हुआ था, और फिर भी दूसरी ओर वह पुराने शूरवीरों की तरह शूरवीर था। कई दिनों तक वह जंगल में उसके साथ खोई रही थी और पूरी तरह से उसकी दया पर निर्भर थी, फिर भी वह उसके सम्मान में इतना विश्वास करने लगी थी कि उसके प्रति जो भी भय था वह तेजी से गायब हो गया था। दूसरी ओर वह कितना क्रूर हो सकता है, इसका प्रमाण उसे इस बात से मिलता है कि वह उसे दिन रात भयभीत करने वाले भयंकर खतरों के बीच अकेला छोड़ने की योजना बना रहा था। ज़ू टैग स्पष्ट रूप से अंधेरे के गिरने का इंतजार कर रहा था, उसके बाद ही वह अपने छोटे से जंगली दिमाग में जो भी योजनाएं बना रहा था उन्हें अंजाम दे रहा था, क्योंकि वह और उसके साथी उसके आसपास के पेड़ पर चुपचाप बैठे थे और अश्वेतों की तैयारियों को देख रहे थे। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि नीग्रो लोगों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, क्योंकि उनमें से 20 या उससे ज्यादा लोग एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे जो उनका सरदार लग रहा था, और सभी गर्मजोशी से बात कर रहे थे और इशारे कर रहे थे। बहस 5 या 10 मिनट तक चली, जब अचानक छोटी सी गांठ टूट गई और 2 योद्धा गांव के दूसरी तरफ भागे, जहां से वे तुरंत एक बड़ी खूंटी लेकर लौटे, जिसे उन्होंने जल्द ही पहले से लगी हुई खूंटी के बगल में खड़ा कर दिया। लड़की को आश्चर्य हुआ कि दूसरी खूंटी का उद्देश्य क्या हो सकता है, न ही उसे स्पष्टीकरण के लिए ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा। इस समय तक काफी अंधेरा हो चुका था, गांव में कई आग की चिंगारी से रोशनी फैल रही थी, और अब उसने देखा कि कई योद्धा आ रहे हैं और उस झोपड़ी में प्रवेश कर रहे हैं जिस पर ज़ू टैग नजर रख रहा था। कुछ ही देर बाद वे फिर से प्रकट हुए, अपने बीच 2 बंदियों को घसीटते हुए, जिनमें से एक को लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि वो उसका रक्षक है और दूसरा एक अंग्रेज है जो विमान चालक की वर्दी में है। तो यही 2 दावों का कारण था। जल्दी से उठकर उसने ज़ू टैग के कंधे पर हाथ रखा और गांव की ओर इशारा किया। आओ, उसने कहा, जैसे कि वह अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति से बात कर रही थी, और यह कहते हुए वह नीचे झोपड़ी की छत पर हल्के से झूल गई। वहां से जमीन तक बस थोड़ी सी ही ढलान थी और एक पल बाद वह आग से सबसे दूर की तरफ झोपड़ी का चक्कर लगा रही थी, घनी छाया में रह रही थी जहां उसे पकड़े जाने की बहुत कम संभावना थी। उसने एक बार मुड़कर देखा कि ज़ू टैग उसके ठीक पीछे था और वह अपने विशाल शरीर को अंधेरे में उभरता हुआ देख सकती थी, जबकि उसके पीछे उसके 8 में से एक और था। निस्संदेह वे सभी उसके पीछे आए थे और इस तथ्य ने उसे पहले से कहीं अधिक सुरक्षा और आशा की भावना दी। सड़क के बगल में झोपड़ी के पास रुककर उसने सावधानी से कोने की ओर देखा। उससे कुछ इंच की दूरी पर इमारत का खुला दरवाजा था, और उससे आगे गांव की सड़क पर काले लोग कैदियों के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, जिन्हें पहले से ही खूंटे से बांधा जा रहा था। सभी की नजरें पीड़ितों पर केंद्रित थीं, और इस बात की बहुत कम संभावना थी कि जब तक वे काले लोगों के करीब नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें और उनके साथियों को खोज लिया जाएगा। हालांकि वह चाहती थी कि उसके पास कोई ऐसा हथियार हो जिससे वह हमला कर सके, क्योंकि वह निश्चित रूप से नहीं जान सकती थी कि बड़े वानर उसका पीछा करेंगे या नहीं। इस उम्मीद में कि उसे झोपड़ी के अंदर कुछ मिल सकता है, वह जल्दी से कोने से होकर दरवाजे के अंदर चली गई और उसके पीछे एक एक करके 9 बैल आए। जल्दी से अंदर की ओर खोजते हुए उसने तुरंत एक भाला पाया
और इसे लेकर वह फिर से प्रवेश द्वार के पास पहुंची। वानरों का टार्जन और लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक अपने अपने खंभों से सुरक्षित रूप से बंधे हुए थे। दोनों में से कोई भी कुछ समय से नहीं बोला था। अंग्रेज ने अपना सिर घुमाया ताकि वह अपने साथी को दुख में देख सके। टार्जन अपनी खंभे के सामने सीधा खड़ा था। जहां तक डर या गुस्से का सवाल था, उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। उसके चेहरे पर ऊब और उदासीनता दिख रही थी, हालांकि दोनों ही जानते थे कि उन्हें यातना दी जाने वाली है। अलविदा पुराने शीर्ष, युवा लेफ्टिनेंट फुसफुसाया। टार्जन ने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमाई और मुस्कुराया। अलविदा, उसने कहा, अगर तुम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हो तो धुआं और लपटों को जितनी जल्दी हो सके अंदर खींचो। धन्यवाद, विमान चालक ने उत्तर दिया, और यद्यपि उसने व्यंग्यात्मक चेहरा बनाया, फिर भी वह एकदम सीधा खड़ा हो गया और अपने कंधों को चौड़ा कर लिया। महिलाएं और बच्चे पीड़ितों के इर्द गिर्द एक बड़े घेरे में बैठ गए थे, जबकि योद्धा भयानक रूप से रंगे हुए धीरे धीरे मौत का नृत्य शुरू करने के लिए बन रहे थे। फिर से टार्जन अपने साथी की ओर मुड़ा। यदि आप उनका मजा खराब करना चाहते हैं, उसने कहा, कोई उपद्रव मत करो, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट क्यों न हो। यदि आप अपने चेहरे पर भाव बदले बिना या एक भी शब्द बोले बिना अंत तक जारी रख सकते हैं, तो आप उन्हें मनोरंजन के इस हिस्से के सभी सुखों से वंचित कर देंगे। फिर से अलविदा और शुभकामनाएं। युवा अंग्रेज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके जबड़े की हरकतों से स्पष्ट था कि नीग्रो लोगों को उससे कोई आनंद नहीं मिलेगा। योद्धा अब चक्कर लगा रहे थे। अब नुमाबो अपने तीखे भाले से पहला खून निकालेगा, जो यातना की शुरुआत का संकेत होगा, जिसके कुछ देर बाद पीड़ितों के पैरों के चारों ओर फफूंद जलाई जाएगी। वह भयानक सरदार और करीब नाचता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीले तीखे दांत उसके मोटे लाल होठों के बीच आग की रोशनी में दिख रहे थे। कभी दुबला होकर झुकता, कभी जमीन पर तेजी से पैर पटकता, कभी हवा में उछलता, वह सनकरे घेरे में कदम दर कदम नाचता हुआ आगे बढ़ रहा था, जो उसे जल्द ही इच्छित दावत की भाले की पहुंच में ले आएगा। आखिरकार भाला आगे बढ़ा और वानरों के सीने को छू गया, और जब वो दूर चला गया तो रक्त की एक छोटी सी धार चिकनी भूरी खाल से नीचे बह गई, और लगभग उसी समय उत्सुक दर्शकों के बाहरी परिधि से एक महिला की चीख निकली, जो भयानक चीखों, गुर्राहटों और भौंकने की एक श्रृंखला के लिए एक संकेत थी, और घेरे के उस तरफ एक बड़ा हंगामा हुआ। पीड़ित उपद्रव का कारण नहीं देख सकते थे, लेकिन टार्जन को देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह वानरों की आवाज़ों से उपद्रवियों की पहचान जानता था। वह केवल आश्चर्यचकित था कि वे क्यों आए थे और हमले का उद्देश्य क्या था, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वे उसे बचाने आए थे। नुमाबो और उसके योद्धा अपने नृत्य के घेरे से जल्दी से बाहर निकले और देखा कि उनके चिल्लाते और भयभीत लोगों की पंक्तियों के बीच से वो गोरी लड़की उनकी ओर आ रही है, जो कुछ रात पहले उनसे बचकर भाग निकली थी, और उसकी पीठ पर उनकी आश्चर्यचकित आंखों को विशालकाय और बालों वाले वनवासियों की एक वास्तविक भीड़ दिखाई दी, जिसे वे काफी भय और विस्मय से देख रहे थे। अपनी भारी मुट्ठियों से दाएं बाएं प्रहार करते हुए, अपने बड़े नुकीले दांतों से चीरते हुए, ज़ूटैग नामक युवा बैल आया, जबकि उसके पीछे पीछे उसका अनुकरण करते हुए उसके भयानक वानर तेजी से आगे बढ़े। वे जल्दी से बूढ़े पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बीच से निकल आए, क्योंकि लड़की उन्हें सीधे नुमाबो और उसके योद्धाओं की ओर ले जा रही थी। तभी वे टार्जन की नज़रों के दायरे में आ गए, और उसने आश्चर्य से देखा कि आखिर वह कौन था जिसने वानरों को उसके बचाव के लिए आगे बढ़ाया। ज़ूटैग से उसने चिल्लाकर कहा, जब तक वह मेरी बंधी हुई पट्टियां खोलती है, तब तक बड़े बैलों के पीछे जाओ, और बर्था किरचर से कहा, जल्दी करो, इन बंधनों को तोड़ दो, बंदर काले लोगों का ख्याल रखेंगे। लड़की आगे बढ़ने से पीछे हटकर उसके पास भागी। उसके पास चाकू नहीं था और बंधन बहुत मजबूती से बंधे हुए थे, लेकिन उसने जल्दी और शांति से काम किया, और जैसे ही ज़ूटैग और उसके बंदर योद्धाओं के पास पहुंचे, उसने टार्जन के बंधन इतने ढीले कर दिए कि वह अपने हाथ छुड़ा सका, और 1 मिनट में ही उसने खुद को आज़ाद कर लिया। अब अंग्रेज को खोलो, वह चिल्लाया, और आगे बढ़कर ज़ूटैग और उसके साथियों के साथ अश्वेतों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ा। नुमाबो और उसके योद्धाओं ने
अब यह महसूस करते हुए कि उनके खिलाफ वानरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, एक दृढ़ रुख अपनाया और भालों और दूसरे हथियारों से आक्रमणकारियों पर विजय पाने का प्रयास किया। 3 वानरों को पहले ही मार दिया गया था या वे बुरी तरह घायल हो गए थे। जब टार्ज़न ने महसूस किया कि लड़ाई अंततः वानरों के खिलाफ ही होनी चाहिए, जब तक कि नीग्रोस का मनोबल तोड़ने का कोई उपाय न मिल जाए, उसने अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय ढूंढा। और अचानक उसकी नज़र कई हथियारों पर पड़ी, जिनके बारे में उसे पता था कि वे परिणाम प्राप्त करेंगे। एक गंभीर मुस्कान उसके होठों को छू गई, जब उसने आग में से एक से उबलते पानी का एक बर्तन छीना और योद्धाओं के चेहरे पर फेंक दिया। आतंक और दर्द से चीखते हुए वे पीछे हट गए, हालांकि नुमाबो ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। उबलते पानी का पहला बर्तन उनके ऊपर गिरा ही था कि टार्ज़न ने दूसरा बर्तन उन पर डाल दिया, और न ही उन्हें चीखते हुए चारों ओर से उनकी झोपड़ियों की सुरक्षा में भेजने के लिए किसी तीसरे बर्तन की आवश्यकता पड़ी। जब तक टार्ज़न ने अपने हथियार संभाले, तब तक लड़की ने युवा अंग्रेज को छोड़ दिया था, और शेष बचे 6 वानरों के साथ तीनों यूरोपीय धीरे धीरे गांव के द्वार की ओर बढ़े। विमान चालक ने एक जलते हुए योद्धा द्वारा फेंके गए भाले से खुद को सुसज्जित किया, और वे उत्सुकता से बाहरी अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे। नुमाबो अब पूरी तरह से भयभीत और दर्दनाक रूप से जल चुके योद्धाओं को एकजुट करने में असमर्थ था, जिससे बचाए गए लोग और बचाव दल बिना किसी हस्तक्षेप के गांव से बाहर जंगल की अंधेरी गहराई में चले गए। टार्ज़न चुपचाप जंगल में आगे बढ़ गया। उसके बगल में ज़ूटैग, महान वानर चल रहा था, और उनके पीछे जीवित मानवरूपी प्राणी चल रहे थे। उनके पीछे फ्राउलिन बर्था किर्चर और लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक थे, जो पूरी तरह से आश्चर्यचकित और हैरान अंग्रेज थे। अपने पूरे जीवन में वानरों के टार्ज़न को बहुत कम दायित्वों को स्वीकार करना पड़ा था। उसने अपनी जंगली दुनिया में अपनी ताकत, अपनी 5 इंद्रियों की बेहतरीन तीक्ष्णता और ईश्वर द्वारा दी गई तर्क शक्ति के बल पर अपना रास्ता जीता था। आज रात उस पर सबसे बड़ा दायित्व डाला गया था। उसकी जान किसी और ने बचाई थी, और टार्ज़न ने अपना सिर हिलाया और गुर्राया, क्योंकि उसकी जान उस व्यक्ति ने बचाई थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था।